Hey everyone, welcome back to the Layman Way and let's continue our lecture जहाँ पे हम Indian polity discuss कर रहे हैं by M. Lakshmikant. And if you are new to this channel, do not forget to like, share, subscribe and also you can join our Telegram channel जहाँ पे हम MCQs share करते हैं और other material भी हम वहाँ पे share करते रहते हैं. And इसके अलावा you can also check out our website www.thelaymanway.com for more such free courses. थैंक यू सो मच. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम फीचर्स पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्युलर स्टेट से कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ अ सेक्युलर मॉडल. इंडिया सेक्युलरिज्म है इंडिया में, राइट. क्या मतलब है इसका? सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब ये होता है कि इंडिया कोई भी एक रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देता है. मतलब सारे रिलीजन्स को, ऑल रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है ना. इक्वल ट्रीटमेंट है सारे रिलीजन्स का और पॉजिटिव ट्रीटमेंट है ना. ऐसा नहीं है कि किसी एक को बेनिफिट्स मिल रहे हैं दूसरे को नहीं मिल रहे हैं, है ना. तो हर रिलीजन को बराबर ट्रीट किया जाता है. कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया का, है ना. ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे ये मिडिल ईस्ट की कंट्री में इस्लाम है ना. तो यहाँ इंडिया में ऐसा कुछ रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है यहाँ पे, है ना. तो यहाँ पे सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सबको बराबर बराबर ट्रीटमेंट मिलता है. हज के लिए अगर सब्सिडी मिल रही है तो हिंदूज़ के लिए, हिंदू रिलीजन्स में यात्राज ऑर्गेनाइज होती हैं, है ना. रथ ऑर्गेनाइज होते हैं, रथ यात्रा वगैरह ऑर्गेनाइज होती रहती ना. तो वो सब है ना. तो ऐसा नहीं कि किसी एक रिलीजन को प्रायोरिटी मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा है, करेक्ट. तो सबको बराबर बराबर इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है. और ऐसे बहुत से फीचर्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसको इंश्योर करते हैं. जैसे प्रीएम्बल में खुद सेक्युलर वर्ड मेंशन्ड है ना. अब आप कमेंट करके मेरे को बताओगे कि ये सेक्युलर वर्ड जो है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया था. इसके बाद बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स 14, 15, 16 डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, राइट टू इक्वालिटी, है ना. उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, करेक्ट. उसके बाद 25 से 30 तक आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 30 जितने भी रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं कि आप भाई प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, है ना. रिलीजियस डिनोमिनेशंस को मैनेज कर सकते हो, करेक्ट. तो ये सारे जो राइट्स हैं ये क्या करते हैं? ये बेसिकली सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं, करेक्ट. यूनिफॉर्म सिविल कोड है, डीपीएसपी में भी है आर्टिकल 44, है ना. तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेक्युलरिज्म वाली आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, करेक्ट. बट ये ध्यान रखना कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है और जो नोशन होता है सेक्युलरिज्म का, वेस्टर्न कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट है. अब ये डिफरेंट कैसे है? क्योंकि वेस्टर्न कंसेप्ट जो है सेक्युलरिज्म का वो ये है कि वहाँ पे जो स्टेट है ना, वो रिलीजन से सेपरेट होगा. वहाँ पे रिलीजन मतलब चर्च जो हो गया, है ना. वहाँ पे चर्च चलता है ना. जो चर्च है, जो स्टेट है ना, जो स्टेट की पॉलिटिक्स है वो एकदम सेपरेट है रिलीजन से. वो इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगी, है ना. बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ पे स्टेट का रिलीजन में. बट यहाँ पे नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में पॉजिटिव इंटरफेरेंस है ना. प्रमोट करने के लिए चीज़ें करी जाती हैं ना. जैसे यहाँ पे आप टैक्स वसूल नहीं सकते किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए. बाकी हाँ, आप फ़ी चार्ज कर सकते हो, है ना. आप फ़ी चार्ज कर सकते हो कोई पर्टिकुलर, आप लेट्स से गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसी पर्टिकुलर पिलग्रिमेज प्लेस पे, है ना. तो उसके लिए गवर्नमेंट फ़ी चार्ज कर सकती है उसको मेंटेन करने के लिए, है ना. प्रमोट करने के लिए कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए टैक्स यूज़ नहीं हो सकता, करेक्ट. तो अगर मान लो कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जहाँ पे रिलीजियस इवेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो वो टैक्स जो है अगर कलेक्ट हो भी रहा है ना, वैसे तो हो नहीं सकता. जैसे फ़ी अगर कोई चार्ज हो रही है, हम फ़ी बोलते हैं कि फ़ी चार्ज हो रही है, तो वो जो फ़ी है पर्टिकुलर, जैसे एंट्री फ़ी है ना, कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फ़ी है, तो वो फ़ी हर रिलीजन के प्रमोशन में यूज़ होगी, है ना. जो भी टैक्स कलेक्ट होता है या जो भी दान पत्र में आता है वो सब जो है हर रिलीजन के प्रमोशन के लिए यूज़ होता है. हर रिलीजन के लिए यूज़ होता है, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए यूज़ नहीं होता. कुल मिलाने कहने का मतलब ये है कि इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को महत्व नहीं दिया जाता. सारे रिलीजन को बराबरी का महत्व दिया जाता है. इक्वालिटी ऑफ रिलीजन है ना. इक्वालिटी है, इसी को ही मतलब यही सेक्युलर नेचर को शो करता है ना. उसके बाद दूसरा फीचर क्या है कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है. फ्रेंचाइजी मतलब वोटिंग राइट्स हैं. एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 18 के ऊपर जितने लोग हैं, है ना. एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब? जो एडल्ट है ना. एडल्ट मतलब 18 के ऊपर जितने भी लोग हैं. यूनिवर्सल मतलब इंडिया में जितने लोग हैं. यूनिवर्सल का क्या मतलब है? इंडिया में जितने लोग 18 के ऊपर हैं, मतलब इंडिया में जितने लोग 18 के ऊपर हैं उन सबको वोटिंग राइट है ना. इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. मतलब जितने भी एडल्ट्स हैं इंडिया में, यूनिवर्सली मतलब इंडिया में जितने एडल्ट्स हैं
उन सबको वोटिंग राइट्स हैं कि भाई वो अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं, है ना। और इसमें जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ये चूज़ करने में कि किसके 18 साल के जो भी ऊपर है किसके पास किसको वोटिंग राइट है किसको नहीं है, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसके किसके बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, लिटरेसी के बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। और जो वोटिंग राइट्स हैं, ये जो वोटिंग राइट्स हैं, पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी, है ना। इसको रिड्यूस करके 18 साल किया गया था, है ना, बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू ये जो एज है 21 ईयर्स की, इसको 18 कर दिया गया, ठीक है। कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत याद रखना है ना। पूछ सकते हैं कि भाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये एज रिड्यूस हुआ था, है ना, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी मिलता है तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? और ये इंपॉर्टेंट इंडिया के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा क्यों है? क्योंकि भाई आप ये सोचो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950s में, है ना, उस टाइम जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तब आप सोचो कि लिटरेसी का लेवल क्या रहा होगा। लिटरेसी का लेवल रहा होगा 7-8%, है ना। पूरी जनता को 7-8% लिटरेट है ना। पोवर्टी इतना था, ठीक है। पोवर्टी के बाद आपको पता है कि उस टाइम ये इंडिया पाकिस्तान की वजह से कितने रायट्स वगैरह थे, है ना। इक्वालिटी का नाम, इक्वालिटी तो थी नहीं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स थे, कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, है ना। सब एक दूसरे से लड़ रहे थे उस टाइम पे सबको वोटिंग राइट दे देना आप अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि कोई भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना जल्दी किसी को वोट मतलब यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी नहीं दिया, उन्होंने धीरे धीरे दिया। बट इंडिया ही ऐसा इकलौता देश था जिसने वोटिंग राइट जो है एकदम से इंडिपेंडेंस जैसे ही मिली, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, एकदम से सबको जो है वोटिंग राइट्स दे दिए। तो ये बहुत ही बोल्ड मूव था, इसने हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। क्योंकि उन्होंने, इससे क्या हुआ, देखो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी जब मिली तो उससे हुआ क्या, जो कॉमन आदमी है, जो कॉमन सिटीज़न है, उसको कॉन्फिडेंस आया ना कि भाई अब मैं अपनी सरकार खुद चूज़ कर सकता हूँ, मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज़ कर सकता हूँ, मैं चूज़ करूँगा कि मेरे को कौन कंट्रोल करेगा। एक ऐसे ज़माने से आना जहाँ पे 200 साल ब्रिटिश का राज हो, है ना, 200 साल ब्रिटिश की हुकूमत के बाद एकदम से आपको राइट मिल जाना कि अब आप चूज़ करो कि आपको कौन कंट्रोल करेगा, या फिर आप सरकार बनाओ, आप देश चलाओ। ये आपस में ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि उस समय यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी मिल गया। इसने एक डेमोक्रेसी के आइडिया को स्ट्रेंथन किया, आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन किया, एक कॉमन जो आदमी है उसको एक रिस्पेक्ट दी कि भाई हम आपको इतना कंसिडर करते हैं, हम आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनो, है ना, आप अपनी सरकार खुद बनाओ, ठीक है। तो ये महत्व था यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी का। उसके बाद तीसरा क्या आता है, सिंगल सिटीजनशिप। अब जैसे सिंगल सिटीजनशिप का क्या है कि भाई यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो स्टेट है, ऑल्दो इंडिया एक फेडरेशन है, हम बोलते हैं फेडरेशन विद यूनिटरी टेरिटरी, पीछे में पढ़ा था। फेडरेशन में क्या होता है, पावर डिवाइडेड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड रहती है। बट सिटीजनशिप एक ही है। सिटीजनशिप एक ही का क्या मतलब है कि जो एक इकलौते सिटीजन के पास राइट्स हैं वो एक ही राइट है। ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है वो अपने स्टेट में जो उनके बंदे रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको अलग राइट दे रहा है, उनको अलग कोई प्रिविलेज मिल रहा है, और सेंटर जो है वो अलग दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सिटीजन को एक ही राइट है, मतलब सिटीजनशिप एक ही है। इंडिया में जो बंदा है वो इंडियन सिटीज़न है। हम ऐसे नहीं बोलते मैं कानपुर का सिटीज़न हूँ, ऐसा नहीं बोलते ना हम, या फिर मैं रायपुर का सिटीज़न हूँ, या फिर आप जो भी स्टेट में रहते हो उसके सिटीज़न हो, आप ऐसा नहीं बोलते। आप बोलते हो मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, मेरी नेशनैलिटी इंडियन है ना, आई एम एन इंडियन सिटीज़न। तो एक ही है सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप नहीं है। दो राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सेंटर भी एक राइट दे रहा है और आपको स्टेट भी अलग राइट दे रहा है ना, ऐसा नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम सिंगल सिटीजनशिप। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है, यूएसए में फेडरेशन भी है। ये यूएसए का फेडरेशन, आपको पता ना यूएसए का फेडरेशन और इंडिया के फेडरेशन में क्या डिफरेंस है। यूएसए में जो फेडरेशन है और इंडिया में जो फेडरेशन है उसमें क्या अंतर है कि यूएसए में स्टेट्स ने आपस में मिल के फेडरेशन बनाया है। मतलब स्टेट्स आपस में मिल के आए, उन्होंने बोला कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब स्टेट्स यूनाइट हुए तब अमेरिका बना है, समझे। इसका मतलब समझ में आया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या मतलब है कि स्टेट्स यूनाइट हुए तब अमेरिका बना है, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, हम इंडिया को यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। मतलब इंडिया एक यूनियन है, इंडिया एक यूनियन है और उस यूनियन से स्टेट बने हैं, ठीक है। उस यूनियन से स्टेट बने हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है कि स्टेट आए और उन्होंने बोला कि चलो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है।
अमेरिका में ऐसा ही हुआ कि स्टेट्स ने आपस में मिलके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। तो वहाँ का फेडरेशन अलग काम करता है, यहाँ का अलग है। वहाँ पे फेडरल जो है, फेडरल मतलब जो सेंटर है वहाँ पे, और जो स्टेट है, जो जैसे कैलिफोर्निया हो गया, जो भी अलग अलग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, है ना, जो भी हैं, है ना, वो जो भी 50 स्टेट्स हैं यूएसए के, वो अलग अलग राइट देते हैं अपने सिटीज़न को, है ना। यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्टेट अलग नहीं दे रहा। यूएसए में स्टेट अलग दे रहा है, सेंटर के अलग राइट्स हैं। स्टेट अलग चलता है, सेंटर अलग चलता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो कुल मिलाने के कहने का मतलब ये है कि यूएसए से कैसे अलग है कि यूएसए में डबल सिटीजनशिप है। डबल सिटीजनशिप मतलब वहाँ पे जो सिटीज़न होता है वो तो पहले अपने स्टेट का होता है, उसके बाद सेंटर का होता है। मतलब 2 सिटीजनशिप होती हैं उसके बाद, एक सेंटर की और एक स्टेट की, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिर्फ सेंटर एक ही है ना, एक ही इंडियन सिटीजनशिप है बस, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस है। डिस्पाइट ऑफ दिस, डिस्पाइट कि हमने सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया, हमने एक सिंगल यूनियन की स्थापना करने की कोशिश करी इन सब प्रोविजन से, डिस्पाइट ऑफ दैट कितने कम्युनल राइट्स होते हैं, कितने दंगे होते हैं, है ना। हिंदू मुस्लिम में आज भी लड़ाई हो रही है ना। कितने कास्ट वॉर्स होते हैं, कितने आप खुद ये आप सोसाइटी में देखते होगे, खुद आप ये देखते होगे कि लोग अपने कास्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है ना। तभी तो सेम कास्ट में मैरिज होती है ना। सेम कास्ट में मैरिज क्यों हो रही है? क्योंकि अभी भी लोग क्या सोच रहे हैं कि हम अपनी कास्ट को और बढ़ाएं ज़्यादा, है ना। एक तरीके से इसका प्रो भी है कि भाई अगर हम इंटरमिक्स कर देंगे तो हो सकता है कल्चर ही चला जाए उस पर्टिकुलर कास्ट का, ये भी हो सकता है। या फिर आप इसको अलग तरीके से भी देख सकते हो कि भाई हम अभी उतना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम इंडिया में नहीं रह रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, है ना। हमारी एक पर्टिकुलर कास्ट है ना। हम आज भी अगर हिंदू और मुस्लिम की बात करें, है ना, तो आज भी क्या हो रहा है, अलग अलग कम्युनिटी की तरह ट्रीट हो रहे हैं हम। क्या ऐसा बोलते हैं कि पूरा एक यूनियन है इंडिया? नहीं है ना, क्योंकि होमोजेनिटी मतलब हेट्रोजेनिटी इतनी है, मतलब इतने इतने ज़्यादा डाइवर्स रिलीजन है, इतनी ज़्यादा डाइवर्स कास्ट है, सबको एक साथ लेके चलना इज़ अ वेरी बिग थिंग जो हमने अभी तक अचीव करी है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी सबको हम एक साथ, इतने डाइवर्सिटी वाले लोगों को एक ही यूनियन में लाना और मैनेज करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। समझ में आ रहा है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट सेंटर पे रहती है, जो भी गवर्नमेंट स्टेट में काम कर रही है, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो मशीनरी है वो इतने अच्छे से मैनेज हम कर पाए हैं पिछले कुछ सालों में, कि हमने डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ वेरी डाइवर्स कंट्री वी हैव मैनेज्ड इट वेरी वेल, है ना, टू प्रोग्रेस, टू डेवलप, है ना, डिस्पाइट ऑफ सो मच डाइवर्सिटी। समझ में आ रहा है। बट हाँ, ये तो है ही, क्लैशेस होते हैं, इतने डिस्प्यूट्स हमेशा होते हैं, ये कभी ख़त्म होने वाला भी नहीं है ना। क्योंकि आप कब तक ख़त्म करोगे डाइवर्सिटी? आप ज़्यादा नहीं ख़त्म कर सकते, है ना। ठीक है, चलो टॉपिक से डिविएट नहीं होते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और क्या फीचर है कि भाई इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो सेंटर और स्टेट के किसी के कंट्रोल में नहीं है ना। इंडिपेंडेंस एंश्योर, इंडिपेंडेंस बॉडी का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट है वो, मतलब ऐसा नहीं कि उनको सेंटर कंट्रोल कर रहा है या कोई स्टेट कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है अपना काम करने के लिए। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस करवाती है, किसके किसे कराती है? प्रेसिडेंट के कराती है, वाइस प्रेसिडेंट के कराती है, पार्लियामेंट के कराती है, स्टेट लेजिस्लेचर के कराती है इलेक्शंस, है ना। आर्टिकल 324 में इसका सारा चिट्ठा दिया हुआ है, आपको पता ही है, आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये सेंटर और स्टेट के इंडिपेंडेंट काम करती है ना। ये इंश्योर करती है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। क्या हो? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, तभी तो डेमोक्रेसी इंश्योर कर पाएंगे हम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के। फीचर है ये, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। डेमोक्रेसी हम किसी कंट्री में तभी बोलते हैं जब वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हों, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन इंडिपेंडेंट है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली ऑडिट करते हैं। ऑडिट क्या करते हैं? जैसे कंपनी में ऑडिट होता है, तो ये क्या करते हैं? ये ऑडिट करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो सेंट्रल और स्टेट के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं या पैसा कैसे खर्च हो रहा है ना, जूरिस्प्रूडेंस देखते हैं। जूरिस्प्रूडेंस मतलब कि देखते हैं कि पैसा एक्चुअली में अच्छा खर्चा हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं धांधलीबाजी हो रही है ना। वो सब चेक करते हैं। पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक का जो पर्स है बोलते हैं इस लैंग्वेज में, उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये, है ना। कि ऐसा नहीं है कि भाई पब्लिक टैक्स दे रही है, ऐसा ना हो कि वो मंत्रियों की जेब में जा रहा हो, ऐसा ना हो एक्चुअली में वो डेवलपमेंट वर्क में जा रहा हो नेशन के। वो सब ये इंश्योर करते हैं, वो उसको ऑडिट करते हैं कि भाई खर्चा कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई एक पेपर नैपकिन 50,000 में बिक रहा है, ऐसा तो नहीं है ना।
तो ये सब जो फिजूल खर्ची है ना, फिजूल खर्ची हो गई, ज़रूरत नहीं थी तभी भी खर्चा हो गया है ना, तो वो सबको प्रिवेंट ये कैग करते हैं ऑडिट करके, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी के बारे में आपको मालूम ही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, है ना। यहीं से ये रिक्रूट करती है, जैसे इसमें आईएएस आईपीएस और ये सब आते हैं, है ना, आईएफएस, ये सब रिक्रूट करके फिर ये कहाँ जाते हैं, स्टेट में काम करने जाते हैं, करेक्ट। तो ये हो गया एक फ़ीचर। उसके बाद ऐसे ही स्टेट लेवल पे कौन सी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है ना, उसमें रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करते कैसे हैं, है ना। हमने तो बोल दिया कि भाई सेंटर और स्टेट से इंडिपेंडेंट है ना, बट हम ये इंश्योर कैसे करेंगे कि ये सेंटर और स्टेट से इंडिपेंडेंट है ना। कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो हमको देना पड़ेगा, तभी तो सेंटर और स्टेट से इंडिपेंडेंट रहेगा, सिर्फ बोलने से थोड़ी हो जाता है ना। तो हम इनको कुछ फीचर्स देते हैं, इन पर्टिकुलर बॉडीज़ को, इन पर्टिकुलर बॉडीज़ के मेंबर्स को, जिससे उनके इंडिपेंडेंस इंश्योर होता है। कौन कौन से हैं ये? पहला है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हम आपको पता ही है कि भाई हम इनका टेन्योर फिक्स कर देते हैं कि भाई लेट्स से आप 65 ईयर्स तक काम करोगे, है ना। तो अब दुनिया में पहाड़ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, आप 65 ईयर्स तक काम करोगे, ठीक है। आपको कोई भी सरकार नहीं निकाल सकती, है ना, ठीक है। आपका सर्विस कंडीशन फिक्स होगा, मतलब जितनी सैलरी है, जिस टाइप से इंक्रीमेंट होगा या अलाउंसेस वगैरह हैं, वो सब फिक्स्ड होंगे। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता कि सरकार चेंज हुई तो उसको चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है, वो फिक्स्ड रहेगा, ताकि आप निष्पक्षता के साथ काम कर पाओ, है ना। आप बिना किसी फेवर और फियर, और बोलते हैं ना फियर और फेवर के काम कर पाओ, ठीक है। एक्सपेंसेस जो हैं आपके वो चार्ज होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, मतलब उसके लिए वोटिंग नहीं होगी। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फंक्शन जब पढ़ेंगे कि भाई जो कंसोलिडेटेड, जब सरकार का बजट पास होता है ना, तो अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है कि भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सिर्फ पैसा निकालने के लिए बिल पास होता है कुल मिला के। अब इसमें ना वोटिंग होती है, वोटिंग होती है, मतलब कुछ एक्सपेंसेस तो ऐसे हैं सरकार के, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो चार्ज होते हैं, और एक ऐसे हैं जो जिसके ऊपर वोटिंग होती है ना। वोटिंग होती है मतलब कि भाई इस पे इतना खर्चा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम इतना आपको पैसा देंगे नहीं देंगे, है ना। चार्ज होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं अमाउंट, मतलब ये तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम लेंगे ही, इतना पैसा तो लेंगे ही, इस पर वोटिंग नहीं हो रही है, इस पर आपका कोई अथॉरिटी नहीं है, ये पैसा तो जाएगा ही। मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी है, अब वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगी ही, उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, उसके ऊपर ये कोई मंत्री वोट करके नहीं बोल सकता कि नहीं कम करो इसकी सैलरी, ऐसा नहीं है, ये जाएगी ही। तो सैलरी इंश्योर हो गई, मतलब जो भी है एक्सपेंसेस है वो सब फिक्स हो गए, फिक्स कर दिया हमने, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, उससे इंडिपेंडेंस इंश्योर हो रही है, आपको डर नहीं लगेगा कि भाई मेरी तो मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, है ना मेरा कोई कुछ मंत्री कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, या मेरी कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं उखाड़ सकती, है ना। मेरी सैलरी फिक्स है, मेरे अलाउंसेस फिक्स है, मेरा टेन्योर फिक्स है, आप क्या ही उखाड़ लोगे, है ना। समझ में आ रहा है। तो वो निष्पक्षता के साथ काम करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज में हमने देखा था कि उनको रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस अलाउड नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है भाई जब वो अब जॉब में हो तब कोई लेट्स से प्राइवेट कंपनी आके उनको बोले, या फिर कोई भी XYZ आके बोले कि आप डिसीजन हमारे फेवर में दे दो, आप जब रिटायर हो गए तो हम आपको बढ़िया पैसा खिलाएंगे, है ना, खिलाएंगे या फिर जॉब दे देंगे हमारे एज अ लीगल सेटअप में। तो ये सब अलाउड ही नहीं है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस। अब इमरजेंसी प्रोविजंस हमने पहले भी थोड़े डिस्कस किए हुए हैं कि भाई इमरजेंसी के टाइम क्या होता है, जो पावर है सेंटर के पास ज़्यादा आ जाती है, यूनिटरी फीचर है ये, है ना। तो 3 टाइप की इमरजेंसी डिफाइंड है आर्टिकल 352 के अंदर। नेशनल इमरजेंसी है, किन किन ग्राउंड्स पर डिक्लेयर होती है, ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबिलियन। ये आर्म्ड रेबिलियन पहले नहीं था इनिशियल आर्टिकल में, पहले ये इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, फिर जब ये इमरजेंसी आई 1975-77 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, उसके बाद फिर इसको चेंज कर दिया गया था, है ना, इसको आर्म्ड रेबिलियन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद स्टेट इमरजेंसी, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, अभी बस फीचर्स में देख लो। स्टेट इमरजेंसी मतलब कि जब जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो डिस्टर्ब हो जाए, या ऐसा लगे कि वो काम नहीं कर पा रही है ना, या फिर वो इन अकॉर्डेंस विद सेंटर काम नहीं कर पा रही है, जो सेंटर डायरेक्शन दे रहा है उनको मान नहीं रही है, उनको उसके हिसाब से चल नहीं पा रही है, तो फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, मतलब प्रेसिडेंट रूल करते हैं फिर कुल मिला के। स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो गिर जाती है ना, स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट रूल लग जाता है ना। ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 356 के अंदर, आगे देखेंगे हम। अगेन फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक नहीं लगी है कभी, किसके अंदर है, आर्टिकल 360 के अंदर, जब फाइनेंसेस बहुत फाइनेंसेस पे थ्रेट आ जाता है ना, कंट्री के फाइनेंसेस पे थ्रेट आ जाता है, तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें डायरेक्टर्स की सैलरी को रोक दिया जाता है ना, बाकी फिर और भी चीज़ें होती हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़ को
रोका जाता है, डायरेक्टर्स की सैलरी भी रोक सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये अभी हम आगे बात करेंगे जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अभी हम फीचर्स ही देख रहे हैं। उसके बाद इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट है ना। इंडिया में ही ऐसा सेटअप है जिसमें 3rd टियर है गवर्नमेंट का, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम जिसको बोलते हैं, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कब इंट्रोड्यूस हुए थे, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो पंचायत हैं, है ना, पंचायत जिसको हम बोलते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल क्या मिला, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ये मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, है ना। तो इसमें इन्होंने पार्ट ए में बेसिकली शेड्यूल 11 इंक्लूड किया गया, पार्ट 9 इंक्लूड किया गया और शेड्यूल 11 आया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी पावर्स हैं, वॉलंटरी फंक्शन, इनवॉलंटरी फंक्शन, ये सब जो है वो पीआरआई के इसी में इंक्लूडेड है। उसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू पार्ट 9A आया, है ना, और शेड्यूल 12 को इंक्लूड किया गया, ठीक है। उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ का मेंशन है, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़, कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, है ना, नगर पंचायत वगैरह होगा, ये सब के प्रोविजंस इसमें किसमें है, 74 किसके थ्रू है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के पार्ट 9A में है। करेक्ट, समझ में आया। आपको एक मेरे को क्वेश्चन मतलब आंसर बताना है, क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा, आंसर बताना है कि ये 73rd और 74th अमेंडमेंट है, ये किसकी सरकार में आए थे उस टाइम, 1992 में किसकी सरकार थी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि ऐसा कुछ पूछा था कि प्रीएम्बल या फिर ऐसा कुछ पूछा था कि 1951 में 9th शेड्यूल पे पूछा था क्वेश्चन कि 9th शेड्यूल जब इंसर्ट हुआ तब कौन प्राइम मिनिस्टर थे, ये पूछ लिया था। तो मैं आपसे अभी उसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब ये अमेंडमेंट आया तब किसकी गवर्नमेंट थी, है ना। ये सब पूछा जा सकता है, कमेंट करके बताना किसकी गवर्नमेंट थी, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव नाम से ही पता चल रहा है कोऑपरेशन करेंगे। व्हाट इज़ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन कब होता है, जब कोऑपरेशन कब हो सकता है, पहले तो यही बताओ कि भाई जब बहुत लोग हों, है ना, बहुत लोग हों, है ना, वो साथ में मिलके कोऑपरेट कर रहे हो। कोऑपरेशन का मीनिंग ही तभी आएगा ना, सिंगल बंदा कोऑपरेट थोड़ी करेगा, सिंगल बंदा अपने आप से कोऑपरेट तो करेगा नहीं, सिंगल बंदा किसी और दूसरे बंदे से कोऑपरेट कर सकता है ना। तो कोऑपरेशन में क्या होता है, को मतलब साथ में, को मतलब क्या होता है साथ में, ऑपरेशन मतलब काम करेंगे, है ना, साथ में काम करेंगे, है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होगी, सोसाइटी मतलब बहुत सारे लोग होंगे उसमें, है ना, एक सोसाइटी होगी, बहुत सारे लोग होंगे जो साथ में काम करेंगे, सिंपल मीनिंग है। जब भी किसी वर्ड का मीनिंग ना आए, मैंने हमेशा अपने लेक्चर्स में स्ट्रेस किया कि जब भी किसी चीज़ का मीनिंग ही ना आए, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, या फिर ऐसा लगे कि यार ये तो मैंने रटा था, ये तो मैंने रटा था पर याद नहीं आ रहा है, तो एक बार रटना जो रिकॉल करना है उसको छोड़ो और अपना लॉजिकल जो एनालिटिकल और लॉजिकल माइंड है उसको लगाने की कोशिश करो कि अच्छा यार कोई बात नहीं आ रहा है, पर लेट्स सी क्या है, वर्ड क्या है इसका देखते हैं। क्योंकि किसी का भी जब नामकरण होता है ना, जब भी आपका अगर नाम रखा गया, किसी ने नाम रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा, कोई रीज़न होता है हमेशा किसी का, है ना। तो कोई भी रीज़न होगा, मेरे को नहीं पता क्या रीज़न होता है, बट कुछ तो रीज़न होता है, आपको वो रीज़न गेस करने की कोशिश करनी है। जैसे हमने यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मीनिंग गेस कर लिया, को मतलब साथ में करना, को मतलब साथ, ऑपरेशन मतलब काम करना। अगर आपको गेस ही करना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या काम करती हैं, कोऑपरेशन मतलब साथ में करना, को मतलब साथ में, ऑपरेशन मतलब काम करेंगे, सोसाइटी मतलब बहुत सारे लोग मिलके काम करेंगे, बहुत सारे लोग मिलके कोऑपरेट करके काम करेंगे, वही होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब बहुत सारे लोग साथ में काम करते हैं, प्रॉफिट साथ में शेयर होते हैं, है ना, दैट इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब इसके लिए प्रोविजंस आए, किस में आए, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला प्रॉपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। अब ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसने क्या क्या चेंजेस किए, इसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो पहला इसने तो फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया आर्टिकल 19 में, है ना, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक फंडामेंटल राइट बन गया आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल 19 मेरे को कमेंट करके बताओ कि आर्टिकल 19 क्या है ना, मालूम होना चाहिए, बेसिक है। उसके बाद डीपीएसपी में भी चेंज आया। तो देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई 97 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू क्या क्या चेंजेस आए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे पूछ लेगा और 4 ऑप्शन दे देगा क्या क्या चेंजेस आए, और फिर 4 पॉइंट्स दे देगा और फिर ऑप्शन में देगा 1 2 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3, इस टाइप से दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या चेंजेस एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में आए थे। एक तो फंडामेंटल राइट को अमेंड किया, आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रावधान किया गया, ठीक है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। उसके बाद डीपीएसपी में भी आर्टिकल 43B को इंक्लूड किया गया,
है ना, जिसमें प्रमोशन, मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में प्रोविजंस हैं सारे, है ना। उसके बाद अलग से पार्ट 9B ऐड किया गया, है ना। पार्ट 9B में पूरा एक सेक्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का करके, जिसमें आर्टिकल्स मेंशन्ड है, जिसमें सारी सब चीज़ें दी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सारी डिटेलिंग दी हुई है 243ZH से लेकर 243ZT तक, है ना। 243ZH से 243ZT तक, ठीक है, उसमें सारा ये सब डिफाइंड है, ठीक है। पार्ट 9B एम्पावर्स द पार्लियामेंट। पार्ट 9B क्या करता है? पार्ट 9B में यही है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इसमें पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए लॉ बना सकते हैं, है ना। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है? जो मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करती हैं। अगेन मैंने बोला नाम से मेरे को भी नहीं मालूम, लेट्स से, तो मैं क्या करूँगा, मैं नाम से गेस करूँगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब हमने समझ लिया, मल्टी का मतलब बहुत सारे, स्टेट मतलब बहुत सारे स्टेट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब बहुत सारे स्टेट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी, है ना। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट कर रही हैं, है ना, उनके लिए लॉ बनाने की पावर किसको दी गई? पार्लियामेंट को दी गई, है ना। और इन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं, एम्पावर किया कि वो बाकी इसके अलावा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अलावा जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसके लिए वो लॉ बना सकते हैं, है ना। उसके लिए किसको पावर दी गई? स्टेट्स को पावर दी गई, ठीक है। तो ये सब पार्ट 9B में है। और भी चीज़ें हैं, प्रमोशन करना है, प्रोविज़न करना है, कैसे फंक्शनिंग करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब डिटेलिंग में आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे एक बार, है ना। ये तो हम एकदम ऐसे, मैं आप समझ लो कि हम लक्ष्मीकांत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर यू टू रीडिंग लक्ष्मीकांत, है ना। आपको रीड करना है, बट इसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद और क्या, क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहला क्रिटिसिज्म ये है कि भाई लोग बोलते हैं कि यार हमने तो ना कॉपी किया है चीज़ें, सिंपल सी बात है, हमने कॉपी किया है, इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो बोरो किया है हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफ़ी चीज़, आधा कॉन्स्टिट्यूशन तो वहीं से कॉपी कर लिया है। फिर हमने पीछे पढ़ा भी था, जापान से कॉपी किया है, यूएसए से किया है, ब्रिटिश से कॉपी किया है ना। तो इन सब चीज़ों से कॉपी कर लिया है हमने, है ना। तो ये क्रिटिसिज्म लोग बोलते हैं कि भाई हमारा खुद का क्या है इसमें, है ना। तो इसको, इसके जवाब में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि यार देखो ऐसा है ना, कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने उठा के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी है। और तो लोगों ने बोला कि ठीक है आपने डाल दी, पर जरूरी थोड़ी है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो हमारे लिए भी काम करे, है ना। अब वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद बहुत बड़े लॉ एक्सपर्ट थे, करेक्ट। तो उन्होंने जो सोचा उस टाइम, उसके हिसाब से उन्होंने जो प्रोविजंस ऐसे थे जो हमारे इंडिया की सोसाइटी के साथ में काम कर सकते थे, उन्होंने वो प्रोविजंस हमारे में इंक्लूड किए, ठीक है। तो इन्होंने इसको बोला कि रैंसैंकिंग, ये फेमस स्टेटमेंट है, रैंसैंकिंग ऑल द गुड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड, है ना। रैंसैंकिंग मतलब सारे अच्छे अच्छे प्रोविजंस डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। उसके बाद ये बोलते हैं कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट का, है ना। तो कार्बन कॉपी तो बहुत सारे प्रोविजंस हमने आधा पूरा वहीं से कॉपी किया। 1935 एक्ट खुद बहुत बल्कि था, है ना, उससे हमने काफ़ी चीज़ें बोरो करी हैं, करेक्ट। तो ये आप ये देखो, कोई भी जब वैल्यू ऐड करना हो ना मेंस के आंसर में, तो कुछ कुछ कोड्स डाल दो। जैसे एन श्रीनिवासन ने क्या बोला कि इट इज़ अ कार्बन कॉपी बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस, अ क्लोज कॉपी ऑफ एक्ट ऑफ 1935। तो ये आप कोड कर सकते हो क्रिटिसिज्म जब कर रहे हो, है ना। एक लाइन ये ऐड कर सकते हो, बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ एक्ट ऑफ 1935। ये तो आपको याद करना है, इसमें क्या समझाऊंगा मैं। अन इंडियन और एंटी इंडियन, है ना। एंटी इंडियन को बोला कि भाई बहुत सारे प्रोविजन ने बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किए हैं, है ना, फॉरेन नेचर लगता है ना, जो कि इंडिया के कंटेक्स में सूटेबल नहीं है ऐसा लोगों को लगता है। तो उन्होंने फिर इस पर क्रिटिसाइज़ किया, है ना। तो एक हनुमंतिया थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर, उन्होंने बोला वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हेयर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड, दैट वाज बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एजुकेटेड दैट वे, है ना। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, है ना, तो उनका बोलना ये था कि वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम उस टाइम उसी सेटअप में पढ़े, है ना, तो उनकी थिंकिंग भी वैसी बन गई, है ना। उन्होंने सोचा कि वहाँ, और कॉपी भी किया काफ़ी, ब्रिटिश का भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरा कॉपी किया है ना, बट अभी तक अच्छा चल रहा है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि ये ख़राब है ना। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें हमने चेंजेस किए हैं, बट इट इज़ स्टिल होल्डिंग ऑन इट्स, जो बोलते हैं ना एक सॉलिड नींव, बिल्डिंग की नींव इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम आज तक उस कॉन्स्टिट्यूशन को इतने डाइवर्स सेट में हम चला पाए हैं, करेक्ट। तो जो भी सोचा था उन्होंने अच्छा ही सोचा, है ना। बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्रिटिसाइज़ तो देखो, क्रिटिसिज्म तो हमेशा होता ही है ना। कोई गलती आजकल, मतलब क्या है, आप गलती निकालने बैठोगे तो गलती तो हर चीज़ में होती है, कोई पिक्चर परफेक्ट थोड़ी होता है ना। गलतियाँ तो हर चीज़ में होती है, बट वी शुड लुक एट द ब्राइटर साइड।
एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला क्योंकि उनको लगा कि भाई गांधी जी ने पूरी अपनी फ्रीडम स्ट्रगल से इंडिया को आज़ादी दिलाई, है ना। तो गांधी जी के जो आइडियल्स थे वो इंक्लूड होने चाहिए थे, हैं थोड़े थोड़े मतलब इंक्लूड, बट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसी पे बेस होना चाहिए था, है ना। तो उन्होंने बोला कि अब गांधी जी ने क्या बोला था कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करो, है ना। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट के हाथ में पावर होनी चाहिए सारी। बट इंडिया में ऐसा तो नहीं है ना। इंडिया में सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये तो अनगांधीयन है ना। अनगांधीयन क्यों? कि भाई लोकल गवर्नमेंट को आपने एकदम थर्ड टियर में रखा हुआ है ना। जबकि रखना चाहिए था आपको उसको फर्स्ट टियर में, यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, है ना। आपने यहाँ से यहाँ कर दिया है ना। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल गवर्नमेंट को भीख मांगनी पड़ती है कि भाई पैसे दे दो, हम काम करवाएं, है ना। तो वो सब चीज़ें गलत हैं। तीसरा एलिफेंट साइज़ है। एलिफेंट साइज़ बहुत बल्कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बहुत बल्कि है, ऑब्वियसली बहुत बल्कि क्यों है हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत बल्कि क्यों है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, सेंटर स्टेट का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो सारे प्रोविजन हैं और लॉयर्स का डोमिनेशन था। तो ये सब हम पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स क्यों है कि भाई बहुत ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, कोई आम आदमी के समझने के लिए बहुत ज़्यादा टफ है ना। पॉलिटी आप भी पढ़ते हो, तो टफ लगती है ना। टफ लगती है क्योंकि प्रोविजंस क्या हैं, लीगलिस्टिक है ना। आम आदमी के समझने के लिए प्रॉब्लमैटिक है, करेक्ट करेक्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। तो वो इसीलिए इसको बोला है पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, मतलब लॉयर्स का हेवन है ये। लॉयर कुछ भी बोल के इधर उधर से वो लूप होल निकाल सकते हैं, बट आम आदमी को समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा पार्ट्स की बात करते हैं। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। तो पहला पार्ट किसके बारे में बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये आपको ना बार बार देखोगे ना तो लर्न हो जाएगा। तो ये आइडिया रहना चाहिए दिमाग में, एक फ्रेमवर्क जब होता है दिमाग में पॉलिटी का तो बहुत अच्छे से चीज़ें होती हैं, है ना। बहुत अच्छे से चीज़ें रिकॉल भी होती हैं। तो पहला पार्ट बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 हैं। दूसरा पार्ट बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, आर्टिकल 5 to 11। तीसरा पार्ट फंडामेंटल राइट्स हैं, 12 से 35। उसके बाद चौथा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। उसके बाद क्या आता है, आर्टिकल 4A, ठीक है। ये ध्यान रखना, 4 इज़ DPSP, 4A इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। 4A क्यों बोला है हमने, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये इंक्लूड किया गया था। 4 था, 4A मतलब अमेंडमेंट के थ्रू आया है, ठीक है। फिर इसमें आर्टिकल आया 51A। उसके बाद आर्टिकल पार्ट 5 में क्या आता है, यूनियन गवर्नमेंट आता है। अब यूनियन गवर्नमेंट में पहला एग्जीक्यूटिव है, फिर पार्लियामेंट है, फिर लेजिस्लेटिव पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, फिर यूनियन जुडिशरी है, फिर कैग के बारे में प्रोविजंस हैं। तो ये सब मोटा मोटा थोड़ा बहुत ना आइडिया होना चाहिए। आर्टिकल 52 to 151 यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। एग्जीक्यूटिव का 52 से 78 है, कैग के 148 से 151 है, मतलब थोड़ा बहुत याद रखो। 124 to 147 ब्रॉड आइडिया भी होगा ना तो काम चलेगा अपना, है ना। 79 to 122 है, लेजिस्लेटिव पावर्स 123 में दी हुई हैं, ठीक है। आर्टिकल 6 किस बारे में पार्ट 6 किस बारे में बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, सिमिलर। अब देखो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसमें देखोगे ना अगर सिंपल याद करने का क्या ट्रिक है, इसमें 89 प्लस कर दो तो लगभग लगभग ये आ जाते हैं। लगभग लगभग बोल रहा हूँ, है ना, लगभग लगभग। एकदम आप बोलोगे सर 89 हमने प्लस किया, आ नहीं रहा है, तो आप 52 में 89 प्लस करके देखो कितना आ रहा है। 9 + 2 11, 8 + 1 141 आ रहा है। तो मतलब कुल मिला के लगभग लगभग हैं। जैसे इसका एग्जांपल में ले लो, एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल लेते हैं, रुको। 148 है जैसे ये, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पे कौन सा है, स्टेट लेजिस्लेचर का कौन सा प्रोविजन है, 168 से, है ना। तो यहाँ पे कहाँ है स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे पार्लियामेंट 79 से है ना, 79 से 122 है। तो एग्जैक्ट जो आर्टिकल्स है ना, एग्जैक्ट आर्टिकल्स के बीच में 89 का डिफरेंस रहता है। 998, है ना, देखो 998, 7 + 1 8, 8 + 8 16, है ना, 168 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है जैसे यहाँ पे, है ना, ये दोनों जब पढ़ रहे हो ना, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे, इनको साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये सिमिलर सेटअप है ना, सिमिलर सेटअप है। जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में लोअर हाउस अपर हाउस है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है। तो पार्लियामेंट के आप देखो 79 से स्टार्ट हो रहे हैं, अब 79 में 89 प्लस कर दोगे तो 168 आ जाएगा। 168 के स्टेट लेजिस्लेचर से चालू हो रहे हैं, ठीक है। एक दो आर्टिकल इधर उधर रहेगा, बट ब्रॉड जैसे होता है ना प्रीलिम्स में, थोड़ा गेस वर्क भी करना रहता है, तो उसके लिए ये ट्रिक है ना। उसके लिए लगभग लगभग 89 रहता है, ठीक है। तो जनरल जो है वो 152, एग्जीक्यूटिव जो है 153 to 167 आएगा, फिर स्टेट लेजिस्लेचर 168 to 212,
लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर की 213 में है। ये देखो सिंपल है, यहाँ से लेजिस्लेटिव पावर्स प्रेसिडेंट की 1 2 3 में है ना। फिर अगर आपको गवर्नर की चाहिए होगी तो कैसे आएगी, 2 को इधर कर दो बस, 2 1 3 आ जाएगा, है ना, 2 1 3 आ जाएगा, सिंपल है ना। तो 1 2 3 में किसकी है, प्रेसिडेंट की है, 2 1 3 में किसकी है, गवर्नर की है, ठीक है। हाई कोर्ट्स की 214 से 232 तक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का 233 to 237 है। स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल, ये डिलीट हो गया है तो हटा देते हैं। फिर आता है 8, तो 8 में कौन सा है, यूनियन टेरिटरीज है 239 to 242। उसके बाद पंचायत आती हैं पार्ट 9 में 243 to 243 ओ। उसके बाद पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ आती हैं 243 P2 243 ZZ। उसके बाद हमने बात किया 9B है, पार्ट 9B, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं ZH to ZT 243 में है आर्टिकल। फिर उसके बाद 10th शेड्यूल में 10th पार्ट में क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, इसमें आर्टिकल 244 to 244A आता है। उसके बाद 10 के बाद 11 आता है पार्ट, जिसमें रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स आता है ना, इसमें 245 to 263 है। उसके बाद ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी ये पे बेकार है ना, ये सब बेकार है, इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो उसके बाद 13 में देखते हैं ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। 301 to 307, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उसके जो प्रोविजंस हैं वो इस पार्ट में डिफाइंड है, ठीक है। फिर क्या है 19 आएगा फिर पार्ट, है ना। 19 में क्या है, नहीं 19 कहाँ है, 14, सॉरी 19 बोल रहा हूँ, 14 आएगा, है ना। 14 में क्या है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, 308 से 323 तक है ना। फिर 14A आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो 14A है उसमें ट्रिब्यूनल्स की डिफाइंड है, 323A और 323B, एक तो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और दूसरा है अदर ट्राइब्यूनल्स, है ना। तो ये दोनों के प्रोविजन जो हैं ये इसमें डिफाइंड है। CAT जो है वो 323A में है और बाकी जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनके प्रोविजन 323B में है। अभी आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्शंस। इलेक्शन किस में 15 में है ना, 324 to 329A में है। फिर उसके बाद आता है 16 स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सर्टेन क्लासेस, नॉट इंपॉर्टेंट। अगेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन 18, तो ये याद रखना है। पार्ट किस में है, 18 में। पार्ट 18 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। कौन से आर्टिकल्स हैं, 343 to 351A। उसके बाद 19 में क्या आता है, इमरजेंसी प्रोविजंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी दिस इज पार्ट 17, आई एम सो सॉरी 15 16 ये 17 आ गया ना, सॉरी आई एम सो सॉरी। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, है ना। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये ध्यान रखना किस में है, पार्ट 17 में, ठीक है। पार्ट 17 में है। पार्ट 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना, पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस है। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। 19 में ये है, 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। 21 22 टोटल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 22 टोटल पार्ट्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है, इमरजेंसी प्रोविजंस वाला याद रखना 18, ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला 17, उसके बाद ट्राइब्यूनल्स वाला याद करना 14A, इलेक्शंस वाला 15, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रेड कॉमर्स एक बार याद कर लेना, है ना, 13। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर ये सब 9A 9B, है ना, 10 में क्या है ना, बस ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से पढ़ना है। उसके बाद शेड्यूल्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या डिफाइंड है। फर्स्ट शेड्यूल में नेम है स्टेट्स के और उनका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में बेसिकली सैलरीज डिफाइंड है, अलाउंसेस डिफाइंड है, प्रिविलेजेस डिफाइंड है, किसके किसके याद करना है पूरा, एक एक पार्ट याद करना है आपको, किसके किसके डिफाइंड है, प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर जो हैं और डिप्यूटी स्पीकर हैं लोकसभा के, है ना, स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके, चेयरमैन डिप्यूटी चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के, ऐसे ही डिप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कैग हो गया, है ना, ये सब के सैलरीज अलाउंसेस डिफाइंड है किसमें, सेकंड शेड्यूल में, ध्यान रखना। थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ डिफाइंड है, ओथ एंड अफर्मेशंस किसके, यूनियन मिनिस्टर के, जो कैंडिडेट्स पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए खड़े हुए हैं, है ना, MPs हो गए, है ना, उसके बाद स्टेट के मिनिस्टर्स हो गए, कैग हो गया, है ना, उसके बाद जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, MLAs हो गए, और क्या बोलते हैं आपके जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो हो गए MPs MLAs, जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज और कैग, ये सब के थर्ड शेड्यूल में ओथ डिफाइंड है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन डिफाइंड है, तो कितनी स्टेट को कौन सी सीट कितने कौन से स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी, ये सब कहाँ डिफाइंड है,
ये राज्यसभा में कितनी सीट्स मिलेंगी, ये सब 4th शेड्यूल में डिफाइंड है ना, समझ में आ गया। 5th शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो जितने भी शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो 5th शेड्यूल में है। और 6th शेड्यूल में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th 6th शेड्यूल में डिफरेंस पता होना चाहिए। 6th शेड्यूल में क्या है, 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज़ के प्रोविजन है। कौन से ट्राइबल एरियाज़, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको शॉर्ट फॉर्म की तरह याद कर सकते हो, कैसे कैसे याद कर सकते हो, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। उसके बाद 7th शेड्यूल आता है। 7th शेड्यूल में क्या डिफाइंड है, सब्जेक्ट्स का एलोकेशन डिफाइंड है। जैसे यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें उसमें डिफाइंड है ना। तो यूनियन लिस्ट में भी 98 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 59 है। यहीं से ही आपको दिख रहा है कि पावर सेंटर के पास ज़्यादा है, 98 सब्जेक्ट्स हैं सेंटर के पास, है ना। कॉन्करेंट में कितने हैं, कॉन्करेंट में 52 है, ठीक है। मेरे को कमेंट करके बताओ, इसमें आपको दिख रहा है 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 47 थे। तो ऐसे कौन से 5 सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट से मूव हुए हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। स्टेट लिस्ट से कुछ सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में मूव हुए हैं, आपको बताने हैं कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 8th शेड्यूल में क्या है, 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिफाइंड है। ओरिजिनली 14 थी, अभी 22 है। तो कौन कौन सी हैं, असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब इसमें डिफाइंड है। सिंधी को ऐड किया गया था थ्रू 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसको ऐड किया गया था थ्रू 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली इसको ऐड किया गया था थ्रू 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। और उड़िया जो है उसको 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। आई एम सो सॉरी, ठीक है। 9th शेड्यूल में क्या है, 9th शेड्यूल में क्या डिफाइंड है, 9th शेड्यूल में ऐसे सब्जेक्ट्स, मतलब 9th शेड्यूल क्या बोलता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं अगर वो 9th शेड्यूल में आ गए तो उसका पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है पहले, है ना। तो ये एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। तो पहले जो बेसिकली जब ज़मींदारी सिस्टम आया था तो उसको जब एबॉलिश किया तो अब 9th शेड्यूल आया था, है ना, लैंड रिफॉर्म्स के लिए। इसमें ऐसे लॉज लाए गए जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, है ना। इसको ऐड किया गया था थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो क्वेश्चन यही था कि 1951 में कौन प्राइम मिनिस्टर थे, तो कौन ही थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो जो भी लॉज है इसमें उनकी जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं हो सकती ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लॉज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल आफ्टर 24th। ये केशव नंदा भारती केस में देखो, इसमें इन्होंने क्या बोला कि भाई जो भी लॉज इसमें आएंगे 9th शेड्यूल में वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि जितने भी लॉज हैं उनको हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। आपने जो 9th शेड्यूल में लॉज इंक्लूड किए थे 1973 के पहले, उनको तो हम नहीं करेंगे, बट जो भी ऐसे लॉज हैं जो 1973 के बाद इंक्लूड हुए हैं उनको हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। 1973 क्यों डेट चुना गया, क्योंकि यही डेट था जब केशव नंदा भारती केस का जजमेंट आया था, यही ईयर था, ठीक है। तो उस ईयर के बाद जितने भी उस ईयर में या उस ईयर के बाद जितने भी लॉज इंक्लूड हुए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। 10th शेड्यूल में किससे प्रोविजंस रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन से, ठीक है। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, MPs और MLAs का डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है ना, ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, वो इसमें इंक्लूडेड है। इसको ऐड किया गया था थ्रू 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, है ना। इसको पॉपुलरली बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 11th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ये क्या डिफाइन करता है, ये पावर्स और अथॉरिटी डिफाइन करता है पंचायत की। 29 सब्जेक्ट मैटर्स हैं इसमें, है ना। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, ये पहले बता चुके हैं। 12th शेड्यूल में सिमिलर चीज़ है, 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, है ना। 243W से डील करता है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो 243G, है ना। 11th शेड्यूल में क्या है, पंचायत, ग्राम पंचायत, G फॉर ग्राम पंचायत, तो 243G से डील करता है। 12th शेड्यूल किससे डील करता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ से। म्यूनिसिपैलिटीज़ में क्या होता है, वार्ड्स वगैरह होते हैं ना, तो W फॉर वार्ड्स, 243W हो गया, है ना। तो इसमें 18 मैटर्स हैं और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू इसको इंक्लूड किया गया था। समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर समझ में आ गया है ये सब तो हम चेक करते हैं आपके कंसेप्ट, ठीक है। तो थोड़े MCQs करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही।
9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अभी बताया 1951 में आया था, है ना। 1951 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। पूछ रहा है कौन सा शेड्यूल ऐसा है जिसके थ्रू, है ना, अगर हम ट्राइबल लैंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं प्राइवेट लैंड्स में प्राइवेट पार्टीज़ को, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो ट्राइबल लोगों के बारे में बात करता है या ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात करता है? 5th और 6th शेड्यूल ही है ऐसा, है ना। ऑप्शन में देखो कौन कौन सा है। 3rd शेड्यूल नहीं, बताओ 3rd शेड्यूल क्या करता है? ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में। 9th शेड्यूल बिल्कुल नहीं, है ना। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन वाला है। बचा क्या? 5th शेड्यूल। आंसर आ गया बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 4th शेड्यूल में क्या है भाई? एलोकेशन ऑफ सीट्स है टू द राज्यसभा, कहीं है ऑप्शन में? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी, है ना। स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स किस में है? 7th शेड्यूल में है ना। और क्या है? लैंग्वेजेस किस में लिस्टेड है? 8th शेड्यूल में है। प्रोविजंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज 5th शेड्यूल, ठीक है। तो डी में हो गया। द प्रोविजंस इन द 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड इन ऑर्डर टू protect the interest of scheduled tribes, determine the boundary between the states, determine the powers, authorities, responsibilities of the panchayats, protect the interest of all border states। तो किसके बारे में? ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, है ना, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर याद हो तो सिंपल होते हैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, बड़ा हो गया है ना। Thank you so much for listening to the lectures very patiently. You can also explore our YouTube. Please tell more aspirants that this channel can help them in their preparation. And if you think that we are doing a good work, please leave us a review on Google. We would highly be grateful for that. Thank you so much. And for more such courses, you can log on to www.thelaymanway.com. I'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.